हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिका ट्यूब। इस वीडियो में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ द एमसीक्यूज ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके लिए मैंने अपलोड करी हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम पहले एटॉमिक मॉलिक्यूलर के लिए और वीडियोस बना दो, इसके बाद हम क्वांटम या दूसरे पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो में जो इसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम इज इमिटेड बाय द टारगेट ड्यू टू। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि जो कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम है वो कैसे इमिट होती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रह्मस्टालिन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट पासेस क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट, तो ये इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलेट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ डी एक्सेलेशन हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलेट होता है देन इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे इमिट हो रही हैं, दीज रेडिएशंस फॉल इन द एक्सरे रीजन। जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है उतना फ्रीक्वेंसी इन रेज का होता है, इसलिए ये वाली जो रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, दीज आर कॉल्ड द एक्स रेज। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस एक्सरेज होती हैं। सो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज जो है दे आर इमिटेड बाय द रिटार्डेशन और डीएक्सेलेशन ऑफ द चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और दूसरी जो एक्सरेज होती है विच आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, तो कॉन्टिन्यूस का जो स्पेक्ट्रा है वो ऐसा कॉन्टिन्यूस होता है एंड जो इसमें स्पाइक्स होती हैं इस कॉन्टिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम के ऊपर, दोज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज आर इमिटेड व्हेन देयर इज एटॉमिक ट्रांजिशंस। जैसे एक हायर शेल से लोअर शेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उस केस में जो फोटोन इमिट होगा, दोज फोटोन्स और दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस correspond to the characteristic x-rays। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सिमिलर है। द कॉन्टिन्यूस कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रम ओज इट्स ओरिजिन टू। तो जैसे अभी हमने बात करी है, जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस विच इज कॉल्ड ब्रह्मस्टालिन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स will the velocity of electron in the first Bohr orbit be maximum। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है कि जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में वेलोसिटी किस सिस्टम के लिए मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी अगर हम बात करें फॉर्मूले की, इन द nth बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू v नॉट इनटू z बाय n, वेयर v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। और v नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम जो आपने बोहर थ्योरी करी होगी वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है व्हेन वी इक्वेट इट विद द दिस टर्म NH कट, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, और ये जो v की वैल्यू आती है वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस। ठीक है, बोहर रेडियस जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है L इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, और इसी कंडीशन से हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है जिसको हम v नॉट बोल देते हैं। एंड दिस इज द वेलोसिटी इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन एटम, और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें चारों में बताना है कि किस सिस्टम के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी वेलोसिटी की। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो फिक्स है सबके लिए। ठीक है, और जो वेलोसिटी है इट डिपेंड्स ऑन z एंड n, कौन से ऑर्बिट से हो रही है और z के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर आप चारों सिस्टम देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, 1 प्रोटॉन इसमें होता है, इसके लिए z इक्वल टू 1 होता है। ड्यूटेरियम जो है जिसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं, दिस इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, तो 2H1, इसका भी Z1 होता है। एंड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, तो हीलियम के लिए Z2 है और लिथियम के लिए Z3 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें जो वेलोसिटी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में निकालनी है, तो इसका मतलब हो गया जो n है दैट इज 1, और vn जो है इट विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ओनली। तो z के ऊपर ही डिपेंड करेगा, z किसका मैक्सिमम है, लिथियम का,
तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आर पॉसिबल फॉर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन पीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है पीपी कॉन्फ़िगरेशन में है, इसलिए L1 1 है फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। P के लिए L1 की वैल्यू 1 हो गई, L2 इज इक्वल टू 1। सो अगर हम L की वैल्यू देखेंगे, इट विल वेरी फ्रॉम L1 माइनस L2 मॉड, देन उसमें 1 ऐड करते जाओ, लास्ट टर्म हो जाएगी L1 प्लस L2। तो ऐसे L की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ से हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएंगी, 0 के लिए S, 1 के लिए P और L की वैल्यू अगर 2 है तो D। इट मीन्स हमारे पास SPD 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगे। बट इसका आंसर 3 नहीं है, अभी हम फर्दर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्पिन भी हमें इनकी देखनी है। तो स्पिन की अगर बात करें तो क्योंकि पी कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ है, तो इसलिए जो टोटल स्पिन होगी वो या तो 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, मींस सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेट आएगी। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये फर्दर स्पिन की अरेंजमेंट्स कैसे हो सकती हैं। तो 2 टाइप की अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, वन इज़ कॉल्ड द पैरेलल अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज़ द पेयर्ड एंड अपोजिट अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या है, देखो अगर आपके पास हमने जैसे अभी लिखा था जो L1 की वैल्यू है 1 है, L2 की वैल्यू 1 है, अगर हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखें L1Z, तो इसकी वैल्यू +1, 0 एंड -1 हो जाएगी। और ऐसे ही L2Z की अगर वैल्यू देखेंगे सेम हो जाएगी, कौन कौन सी, +1, 0 एंड -1। सो फॉर द पैरेलल अरेंजमेंट जो LZ की वैल्यू है इट कुड बी -1, 0 और +1। तो अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की स्पिन अगर आप देखो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी, मींस जो S की वैल्यू है टोटल वो 1 हो जाएगी, ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिन जो है या तो उनकी L1 जो Z की वैल्यू है थर्ड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उनकी वैल्यू 0 एंड 1 हो सकती है। ये वाला केस आ जाएगा, यहाँ पे टोटल L की वैल्यू 0 हो गई। अगर थर्ड वाला केस ले लें तो यहाँ पे टोटल LZ की वैल्यू -1 होगी। तो LZ की दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम बोलें कि ये L1Z है, ये L2Z की वैल्यू है, तो टोटल LZ की वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, तो ऐसे ये जो LZ की वैल्यू है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू L इज इक्वल टू 1, मीन्स P स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करेगी। और यहाँ पे जो S है वो 1 है, मीन्स ट्रिपलेट स्टेट है। और हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है उसको हम लिखते हैं 2S + 1 LJ। तो अगर L आपका 1 हो गया मीन्स यहाँ पे P आ गई स्टेट, ठीक है, S 1 है तो ट्रिपलेट स्टेट है। अब J की वैल्यू हमें देखनी है, तो J की कितनी वैल्यूज़ बनेगी, L1 S1 के लिए J की वैल्यू जो है इट विल वेरी फ्रॉम L माइनस S मॉड एंड लास्ट टर्म इज़ L प्लस S। जब 1 1 ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म L प्लस S बनेगी। तो हमारे पास J की 3 वैल्यूज़ बनेंगी 0, 1 एंड 2। तो इसलिए हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स बनेंगी 3P0, 3P1 एंड 3P2। मीन्स यहाँ से 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स बनेंगी फॉर द ट्रिपलेट स्टेट फॉर द पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, सिमिलरली जब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे पेयर्ड एंड अपोजिट अरेंजमेंट्स, इस केस में अगर आप देखो तो जो थर्ड कंपोनेंट है LZ, इसकी वैल्यू -1, 0 एंड +1 है। ठीक है, L1Z के लिए भी सेम वैल्यू है, L2Z के लिए भी। तो अगर हमारे पास पेयर्ड अरेंजमेंट्स हैं तो ये चीज़ पॉसिबल है कि या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं। ठीक है, अगर एक ही ऑर्बिटल में आ गए तो यहाँ पे इस दोनों की LZ वैल्यू जो है +1 है, L1Z भी L2Z भी, तो LZ हो गया +2। ऐसे यहाँ पे L1Z L2Z दोनों 0 हैं तो LZ हो गया 0। यहाँ पे L1Z L2Z दोनों -1 है तो LZ हो गया -2। और इसके बिना ये 3 और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आपकी स्पिन्स हैं वो तो अपोजिट ही हैं पर वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आ जाएं। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे आ सकती हैं, ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको आप उल्टा भी ले सकते हो, जैसे इसको अप कर दिया, इसको डाउन कर दिया, पर वो सेम चीज़ बनेगी। ठीक है, क्योंकि टोटल में जो LZ है वो +1 ही बनेगा। ऐसे ही LZ 0 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। अब ये 6 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, इसमें जो +2, -2, +1, -1 एंड 0, ये 5 जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये किसको कॉरस्पॉन्ड करती हैं, L इज़ इक्वल टू 2 को।
L इज इक्वल टू 2 के लिए LZ की वैल्यू 5 होती हैं फ्रॉम -2 से लेके देन +2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये D स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, तो D हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। और दूसरा है आपका LZ 0, अगर LZ 0 है तो आपका L क्या हो गया 0, मीन्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगी वो S बनेगी। और इसमें जो क्योंकि पेयर्ड एंड अपोजिट अरेंजमेंट है तो टोटल स्पिन S जो है 0 है, मीन्स सिंगुलर स्टेट है। तो जैसे ही हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखेंगे 2s+1 LJ वाली फॉर्म में, तो S 0 है, L 2 है फर्स्ट केस D वाले केस में, तो टोटल J कितना हो गया 2, मीन्स जो आपकी स्टेट बनेगी दैट इज सिंगलेट के लिए S 0 है तो 1D 2, ठीक है। एक तो ये स्टेट बन गई, और दूसरी स्टेट कौन सी बनेगी, क्योंकि हमारे पास दूसरी केस में L 0 है, S 0 है, तो आपके पास J की वैल्यू भी 0 हो गई। अगर J 0 है एंड S 0 है तो ये सिंगुलर स्टेट है, और L 0 के लिए ये S होगी स्टेट 0, 1S 0 स्टेट। तो हम देख सकते हैं कि 3 आपके पास ट्रिपलेट स्टेट्स हैं, 2 सिंगलेट हैं, तो टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स बनेंगी 5। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्टेट गिवन है 1/√2 psi2s1 psi2s2 प्लस psi2s2 psi2s1 इज द स्पेशियल वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन 2s2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 गिवन है, उसका स्पेशल पार्ट हमें गिवन है वेयर 1 and 2 रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। Then wave function of the system can be written in terms of up and down spin functions chi positive and chi negative respectively। हमें वेव फंक्शन जो है उसका स्पेशल पार्ट गिवन है, स्पिन पार्ट हमें बताना है कि उसकी फॉर्म कैसी होगी, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन में पता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेस पार्ट एंड द स्पिन पार्ट। अगर स्पिन पार्ट को अगर हम काई से लिखेंगे तो काई स्पिन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल वेव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है फॉर द फर्मियंस। और इसमें एंटी सिमेट्रिक करने के लिए अगर आपका स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए, अगर आपका स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट हो रही है तो दोनों में से एक एंटी सिमेट्रिक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसमें देखें तो क्योंकि 2s2 स्टेट है तो स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की S की वैल्यू हाफ है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ है फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल स्पिन की वैल्यूज़ 0 and 1 ये हो सकती हैं। तो 0 के लिए हमने सिंगल स्टेट बोल दिया, 1 के लिए ट्रिपलेट बोल दिया। तो इसमें दोनों स्पिन एंड स्पेशल पार्ट अगर आप देखो तो जो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में स्पेशल पार्ट वो ऐसा है जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, ठीक है। प्लस साइन होने का मतलब है कि अगर आप इनके लेबल चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखा है उल्टा भी कर दो तो कोई माइनस कॉमन नहीं आएगा, ये सेम ही रहेगी टर्म। तो ये वाली जो टर्म हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ द सिमेट्रिक टर्म, मीन्स आपका जो स्पेस पार्ट है वो आपका सिमेट्रिक है, तो इसलिए आपका जो स्पिन पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर S इज इक्वल टू 0 है उस केस में ये आपका स्पिन पार्ट बनता है दैट इज़ द एंटी सिमेट्रिक पार्ट 1/√2। ये स्पिन अप एंड डाउन है जिसको इसमें काय पॉजिटिव एंड काय नेगेटिव लिखा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। माइनस साइन जो है इट इज़ फॉर द एंटी सिमेट्रिक पार्ट, क्योंकि इसमें अगर आप लेबल चेंज कर देते हो तो माइनस कॉमन आ जाता है, तो इसलिए स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्पेस पार्ट जो है दैट इज़ सिमेट्रिक। अगर उल्टा होता, अगर हमारे पास ये वाला स्पेशियल पार्ट गिवन होता क्वेश्चन में तो हमारे पास आंसर इन तीनों में से कोई बनना था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग दैट इज़ ऑप्शन सी 1/√2 काई प्लस 1 काई -2 काई -1 काई +2 और बीच में माइनस साइन। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, काई +1 है, यहाँ पे भी काई +1 है, ये लेबल उल्टे होते हैं दोनों टर्म्स में। देखो अगर जैसे यहाँ पे है ये काई +1 है, यहाँ पे काई +2 है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही गलत है, इसलिए ये वाला कंसिडर नहीं होगा। और ए एंड बी ऑप्शन दोनों ट्रिपलेट स्टेट को करस्पॉन्ड करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। The possible values of total angular momentum quantum number J under LS coupling of two atomic electrons whose orbital quantum numbers L1 is equal to 1, L2 is equal to 2 are। तो यहाँ पे हमारे पास जो L1 और L2 की वैल्यू गिवन है, L1 1 है, L2 2 है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन हमें पता है, जैसे अभी हमने लिखा था S1 हाफ S2 हाफ, तो हमें निकालनी है J की वैल्यू।
अंडर द LS कपलिंग स्कीम। तो पहले हम L की वैल्यू देखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया L की वैल्यू वेरी करेगी L1 प्लस L2 से लेके -1 करते जाओ, लास्ट वैल्यू होगी L1 माइनस L2 मॉड। तो क्योंकि आपके पास L1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 बनेगी, देन -1 करते जाओ, L1 माइनस L2 इज 1, तो ये 3 वैल्यूज बन गई L की। ऐसे ही S की वैल्यूज बन गई 1 एंड 0, ठीक है। और ये वैल्यूज बनाने के बाद हमें नेक्स्ट J की वैल्यू निकालनी है। और J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर देखो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आपके पास पहला 3 1 हो सकता है, देन 3 0, फिर 2 1 ले सकते हो, देन 2 के साथ 0 ले सकते हो, फिर 1 के साथ 1 एंड 1 के साथ 0। तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और सब में देखेंगे J कितना बनेगा। L3 है, S1 है, तो J की वैल्यू कैसे लेनी है, L प्लस S से स्टार्ट करना है, -1 करते जाना है और लास्ट वैल्यू L माइनस S मॉड, ये हो जाएगी। तो L इसके लिए 3 प्लस 1 4 हो गया, देन 3 हो गया, देन 2, बिकॉज 3 माइनस 1 इज 2। तो ये 3 वैल्यूज आ गई J की। फिर L3 S0 के लिए J की सिर्फ एक ही वैल्यू बनेगी 3। ऐसे ही L2 S1 के लिए J की ये 3 वैल्यूज आ गई 3 2 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देन L2 S0 के लिए ये वैल्यू आ गई J की 2। L1 S1 के लिए J की वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम 2 और मिनिमम वैल्यू बनेगी 0। और ऐसे ही L1 S0 के लिए J की वैल्यू हो गई 1। तो हम देखें J की अगर वैल्यूज कितनी बनी है, एक वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लें, 0 है, 1 है, 2 है, देन 3 है, 4 है। तो J की कौन सी वैल्यूज बनेगी, 0 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ 3g5 एटॉमिक स्टेट। अब 3g5 जो एटॉमिक स्टेट है, इसमें अगर आप J की वैल्यू देखो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है, ठीक है। इसमें जो ये वाली जो वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये ट्रिपलेट स्टेट है, S इज इक्वल टू 1 है और J की वैल्यू जो है दैट इज 5, ठीक है। तो जब भी आपको कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन होगी और आपने डीजनरेसी फाइंड करनी होगी, तो आपको सिर्फ J की वैल्यू देखनी है, and for the given J you have to find total JZ values। JZ values कितनी आ जाती हैं, 2J plus 1। तो वहां से आपके पास डीजनरेसी आ जाएगी। यहाँ पे J5 है तो डीजनरेसी जो होगी दैट इज 2 into 5 plus 1 मीन्स 11 हो जाएगी, क्योंकि JZ की कितनी वैल्यूज आएंगी, 11, स्टार्टिंग फ्रॉम +5, देन 1 1 माइनस करते जाओ, +4 +3 +2, देन 0 आ जाएगा बीच में, देन -1 -2 -3 -4 -5 तक, ठीक है। तो ऐसे 11 वैल्यूज बनेंगी JZ की, ठीक है। Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें डीजनरेसी फाइंड करनी है, आपने सिंपली J से उसकी वैल्यू निकाल देनी है। नेक्स्ट है, रोटेशनल कांस्टेंट B ऑफ N2 कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रमन स्कैटरिंग। क्योंकि जो रमन स्कैटरिंग है, रोटेशनल रमन स्कैटरिंग, उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज द मॉलिक्यूल शुड बी अनआइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। जैसे जो N2 है, दिस इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल, और डायटोमिक मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इन दैट केस द इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दैट इज मोर इजीली डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। मींस जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो अनआइसोट्रॉपिक होती है। क्योंकि अगर आप दूसरा केस ले लो, जैसे आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, CS4 है, SF6 है, इस केस में क्या होता है कि जब ये वाले मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो पोलराइजेबिलिटी है दैट इज आइसोट्रॉपिक, मींस सारी डायरेक्शन में इक्वली पोलराइज होगा। बट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर लीनियरली पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे CO2 हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स अनआइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होते हैं। और ये रमन स्कैटरिंग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होने चाहिए। तो इसलिए इस केस में जो रोटेशनल कांस्टेंट B है उसको डिटरमिन करने के लिए रमन स्कैटरिंग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the energy required to remove electron from the first excited state of H atom, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है जिसमें ये N is equal to 1 जो है दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, मींस N is equal to 2 इस स्टेट में प्रेजेंट है, और यहाँ से आपने
इसको रिमूव करना है, मीन्स आयनाइज करना है। तो हम पहले देखेंगे कि इस वाली स्टेट में एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज -13.6/n²। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन द हाइड्रोजन एटम केस। और अगर आपका N1 है तो एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दिया है, मींस n इज इक्वल टू 2 है। तो अगर n इज इक्वल टू 2 मींस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके -13.6/4 मींस -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के पास है व्हेन इट इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर इसको आयनाइज करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो हमें इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। And the last question is the ratio of frequencies of first line of Lyman series and first line of Balmer series is। तो जो Lyman और Balmer series हैं उसमें जो फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, इसलिए 1/λ की अगर हम वैल्यू निकालें दैट इज़ इक्वल टू न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो हम न्यू की वैल्यू जो लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू CR 1/n1² माइनस 1/n2²। And the last question is the ratio of frequencies of first line of Lyman series and first line of Balmer series is। तो जो Lyman और Balmer series हैं उसमें जो फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, इसलिए 1/λ की अगर हम वैल्यू निकालें दैट इज़ इक्वल टू न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो हम न्यू की वैल्यू जो लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू CR 1/n1² माइनस 1/n2²। और यहाँ पे हमारे पास लाइमन वाले केस में क्या होता है N1 1 N2 2, और बाल्मर वाले केस में N1 आपके पास होता है 2 और N2 होता है 3। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं फिर से लिखूँगी, न्यू इज़ इक्वल टू CR वेयर R इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। और लाइमन के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू इज़ इक्वल टू CR 1/1² माइनस 1/2² विच इज़ 4। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू आ गई 3/4 CR। ऐसे ही बाल्मर के केस में अगर आप देखो तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू CR 1/2² मीन्स 1/4 माइनस 1/3² मीन्स 1/9। तो इसको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी बाल्मर के केस में आ जाएगी CR 5/36। ठीक है, तो अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें लाइमन एंड बाल्मर दोनों की रेशो निकालनी है। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे न्यू L/न्यू B करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36/5 CR कैंसिल हो गया, और 4 9 ज़ा 36, तो ये हो गया 3 × 9 27/5। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पार्ट 3। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।